सो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। सो ये चैप्टर शुरू होता है तुषार के ट्रेन जर्नी से। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़िन के शादी में, रिश्तेदार के शादी में। वो लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो किसी तरह उसको विंडो सीट मिल गई। वो बाहर नज़ारा देखने लगा, देखने में मग्न हो गया। तेज़ तेज़ गाड़ी चलते उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान, ये सब पीछे छूटते जा रहा है, पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू करना की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, कुछ यानी कि कुछ डिकेड बाद आई। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए इतना तेज मीडियम नहीं था ट्रांसपोर्टेशन का, तो क्या लोग पहले यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे एक ही जगह पर अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। आइए आगे देखते हैं। है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेर दे ऑन द मूव, यानी कि आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर हमेशा क्यों घूमते थे? सो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में उप महाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन्हें हंटर गैदरर बुलाते हैं, यानी कि जो हंटिंग या गैदरिंग करके अपना फूड ऑब्टेन करे, हम उन्हें सिर्फ उसी नाम से जानते हैं। ये नेम आया है, हाँ, तो आगे यही लिखा है, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। आमतौर पर वे लोग जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे या चिड़ियाँ पकड़ते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, जो रूट्स खाने लायक होता था उसको इकट्ठा करते थे, नट्स वही नट्स इकट्ठा करते थे, सीड्स इकट्ठा करते थे, वही खाने के लिए, लीव्स, अंडे। The immense variety of plants in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. हमारे उपमहाद्वीप में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो हमारा पूरा लगभग ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेट ही है पूरे सब कॉन्टिनेंट का, ट्रॉपिकल। यहाँ पे गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस को इकट्ठा करना बहुत एक्सट्रीम, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण सोर्स था ये, ऐसे इकट्ठा करके खाना। नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज ईजी टू डू। ये सब कुछ करना आसान तो था नहीं। ऐसे बहुत सारे जानवर थे जो हमसे तेज़ भागते थे, बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो हमसे बहुत स्ट्रांग थे। एनिमल्स को हंट करने के लिए या मछली या बर्ड्स को पकड़ने के लिए लोगों को बहुत चुस्ती फुर्ती दिखानी होती थी, और बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाना वो ज़रूरी होता था। क्योंकि मान लो आप कोई शिकार करने गए, उस जानवर ने, आपने जैसे सोचा मैं उसको फंसा लूँगा, उसने कोई और चाल चल के अटैक किया, तो उस समय आप क्या करोगे? ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही आप कर सकते हो, क्योंकि इसका प्लान नहीं बना सकते कि वो क्या अटैक कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स और parts of plants are edible, that is, it can be eaten, as many can be poisonous. You also need to find out about the seasons when the fruits ripen. so आप लोगों को ये पहले तो ये पता लगाना होगा कि कौन सा प्लांट्स खाने लायक है और कौन सा नहीं खाने लायक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्लांट्स होता है जो विषैला भी होता है, पॉइजनस भी होता है। आप लोगों को ये भी पता ज़रूरी होगा लगाना कि कौन से सीजन में फ्रूट्स पकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। List the skills and knowledge that the children of these communities had. Do you have these skills and knowledge? ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करिए। क्या आप में ऐसे गुण और ज्ञान हैं? आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि कुल मिला के यहाँ 4 रीज़न है जिसके कारण लोग इधर से उधर घूमते रहते थे। पहला ये है कि अगर वे एक ही जगह पर बहुत टाइम तक रहें, दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, तो वो वहाँ के सारे प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद उन लोगों को कहीं और जाना पड़ेगा भोजन की तलाश में। दूसरा कारण ये हो सकता है कि एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या किसी मवेशी के लिए अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, अभी भी जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। देखिए, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हिस्ट्री केवल अजम्पशन पे बेस है। हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग ऐसा करते होंगे, ऐसा नहीं करते होंगे। वो सिर्फ एविडेंस देख के हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस। कोई भी पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही हुआ होगा।
So third reason is plants and trees bear fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. So तीसरा कारण यह हो सकता है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में किसी मौसम के अनुसार ही इधर उधर घूमते होंगे. सो चौथा रीज़न है. फोर्थ रीज़न इज people plants and animals need water to survive. What is found in lakes, streams, and rivers? While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. Besides, people may have traveled to meet their friends and relatives. Remember they traveled on foot. So चौथा कारण यह हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना पॉसिबल तो है नहीं, और पानी तो झील या झरना या किसी नदियों में ही मिलता है. यद्यपि यही हो सकता है कि कई ऐसा नदी है जो पेरेनियल है, यानी कि वाटर हर पूरे साल उसमें रहता है, पर कई ऐसा नदी और लेक्स है जो पेरेनियल नहीं है, यानी कि उसमें पानी सीजनल आता है, अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर मौसम में ही उसमें पानी रहता है, पर्टिकुलर महीने में ही पानी रहता है. सो बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सो यह भी हो सकता है कि ये लोग किसी अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे, पर यह याद रखना ज़रूरी है कि वो केवल पैदल ही यात्रा करते थे, कोई और मीडियम नहीं था. तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है. हाउ डू यू कम टू स्कूल? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ़ यू टुक अ बस और रोड अ बाईसाइकिल? तो इन सब का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. सो हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, यानी कि इन लोगों के बारे में हम कैसे जानेंगे, कैसे जानकारी मिलती है. So archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ों को वो खोज किया जो हंटर गैदरर्स बनाते थे और उसका इस्तेमाल करते थे. सो ऐसा कह सकते हैं कि यह संभव है कि इन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर या फिर लकड़ी या फिर हड्डी का टूल्स बनाए होंगे. इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं, यानी कि पत्थर बच गया, बाकी सब तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया. सो आइए आगे बढ़ते हैं. सो ये देखिए स्टोन टूल्स. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द अर्ली स्टोन टूल्स. ये देखिए ये सबसे पहले का है, ए वाला. सो बी वाला देखिए, दिस वेयर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, यानी कि ये देखिए. हाँ, ध्यान रहे कि ये छोटा होते जा रहा है, समय के साथ साथ इवॉल्व करता जा रहा है, मानव के साथ साथ उनके टूल्स भी इवॉल्व करते जा रहे हैं. देखिए छोटा हो गया. सो देखिए सी, दीज वेयर मेड लेटर स्टिल, यानी कि ये उसके बाद का. ये भी देखिए, ये बी से छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया, ये कितना बड़ा था ये वाला देखिए. सो आइए डी देखिए कितना छोटा हो गया, कंपेरेटिवली छोटा होता जा रहा है. सो ई देखिए, ई तो और भी छोटा हो गया. दीज आर नेचुरल पेबल्स, ये पेबल्स है, पत्थर के टुकड़े. Some uses of stone tools are given below. Make a list of what these tools were used for and try and decide which of these tasks could be performed using a natural pebble. Give reasons for your answer. यानी कि कुछ यहाँ पे कुछ स्टोन टूल्स का यूज़ यहाँ पे बताया गया है. सो आप लोग भी ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या क्या काम हो सकता है रीजन के साथ. सम ऑफ these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides animal skin, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. इनमें से कुछ टूल्स का यूज़ मीट काटने के लिए, या किसी बोन को काटने के लिए, हड्डी काटने के लिए, या किसी पेड़ की छाल काटने के लिए, एनिमल की छाल काटने के लिए, या फिर फ्रूट्स को काटने के लिए, या किसी रूट्स को काटने के लिए, या फिर कुछ किसी टूल्स में वो लकड़ी का मुट्ठा लगा के उसको यूज़ किया जाता था भाले के तौर पे, या फिर बाण, वो धनुष बाण होता था ना, ये सब का हथियार बनाया जाता था. सो कुछ टूल्स से ऐसा लकड़ी काटा जाता था. लकड़ियों का उपयोग कभी कभी फ्यूल के तौर पे भी होता था, या झोपड़ियों या औजार बनाने के लिए भी किया जाता था. ये देखिए स्टोन टूल्स में हैव बीन यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल फ्रूट्स, राइट, स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन. यानी कि ये देखिए, ये लेफ्ट में जो है ये ग्राउंड को डिग किया जा रहा है स्टोन टूल से पेड़ लगाने के लिए, और ये है कपड़ों को सिला जा रहा है स्टोन से. Choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water, such as rivers and lakes. So यहाँ कहा जा रहा है कि मैप 2 को देखिए, और जो रेड ट्राइंगल से साइट्स मार्क किया हुआ है
वहाँ पे हंटर की थ्रेड का एविडेंस मिला था। सो आइए देखते हैं। ऐसा बहुत सारा साइट्स था जो वाटर के सोर्स के किनारे मिला था, जो रिवर्स या लेक्स के। आइए देखते हैं। सो यहाँ सबसे पहला है सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका। ये देखिए, ये ट्राइंगल्स है भीमबेटका, सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र की साइड है प्रेजेंट डे। सो और है यहाँ पे एक हुंसगी, देखिए ये भी कृष्णा रिवर के किनारे। ये देखें, ये नर्मदा के किनारे, नर्मदा और ताप्ती के किनारे। और ये हुंसगी देखिए कृष्णा रिवर के किनारे। ये कुरनूल की गुफाएं, ये भी कृष्णा रिवर के किनारे। आइए आगे देखते हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stones was easily available. क्योंकि पत्थर का जो टूल्स था वो बहुत ज़रूरी था। सो लोगों ने ये फाइंड किया कि कहाँ अच्छे क्वालिटी के स्टोन मिलते हैं जो आसानी से अवेलेबल थे। प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। सो जहाँ लोग पत्थरों से वो टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे, उन स्थलों को, उन जगहों को क्या बोलेंगे? उद्योग स्थल बोलते थे हिंदी में, जो इंग्लिश में फैक्ट्री साइट्स कहलाता है। सो हाउ डू वी नो अबाउट दिस? हाउ डू वी नो where these factories were? Usually we find blocks of stone, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer space of time. These sites are called habitation cum factory sites. यानी कि हमें इन फैक्ट्री साइट्स के बारे में जानकारी कैसे मिलता है? जनरली हमें ऐसे जगहों पर पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा मिलता है और ऐसा टूल्स मिलता है जो इन जगह पर छोड़ गए होंगे वो लोग, क्योंकि वो ठीक से नहीं बना होगा। तो साथ ही और टूल्स बनाने के लिए पत्थर का टूटा फूटा टुकड़ा भी इन जगहों पर मिलता है। तो कभी कभी लोग इन जगहों पर ज़्यादा समय तक रहते होंगे। ऐसे जगहों को क्या बोलते हैं? आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यही हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ये देखिए यहाँ पे है ना भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स, जो आपने बताया अभी, हैबिटेशन साइट यानी कि स्थल, आवासीय। And where people lived. These included caves and rock shelters such as the one shown here. People choose these natural caves because they provide shelter from the rain, heat and wind. Natural caves and rock shelters are found in the Vindhyas and the Deccan Plateau. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? So देखिए भीमबेटका जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, इन कुछ जगहों को क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए हैबिटेशन साइट्स, जो मैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हैबिटेशन साइट्स, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, यानी कि जहाँ लोग रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये देखिए रॉक शेल्टर्स का। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सो ये है हमारा साइट्स, यानी कि हिंदी में पूरा स्थल। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म वुड यू चूज? यानी कि आप जिस जगह पे अभी रह रहे हैं उस जगह को आप क्या बोलेंगे? हैबिटेशन फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री, और या फिर कुछ और? मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। हैबिटेशन जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे हम निवास करते हैं। फैक्ट्री यानी कि जहाँ टूल्स बनाते थे। हैबिटेशन कम फैक्ट्री यानी कि जहाँ दोनों काम होता था, वहाँ रहते भी थे लोग और टूल्स भी बनाते थे, या फिर एनी अदर। यानी कि अभी आप जहाँ पे रह रहे हो उस जगह को आप क्या बोलोगे? इन चारों में से जो सूटेबल आंसर हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो ये देखिए वो एग्जाम्पल है ये। आइए देखते हैं आगे। साइट्स यानी कि हिंदी में पूरा स्थल। पूरा स्थल उस जगह को कहते हैं, यानी कि उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स ये सब मिले थे। टूल्स मतलब औजार, पॉट्स मतलब बर्तन वगैरह, या फिर बिल्डिंग मतलब इमारत जो यहाँ पे मिला था। सो दिस वेर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, यानी कि ये सब लोगों के द्वारा बनाया गया था, इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद यहीं छोड़ दिया गया था। दिस मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। यानी कि या तो ये सरफेस के ऊपर मिला होगा, या फिर ज़मीन के धरती के भीतर गड़ा हुआ मिला होगा, या फिर कभी कभी वाटर के अंदर भी मिल सकता है। सो इन डिफरेंट साइट्स के बारे में आप लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो मेकिंग स्टोन टूल्स, पाषाण औजारों का निर्माण। हिंदी में स्टोन टूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? पाषाण औजार। Some tools were probably made using two different techniques. The first is called stone on stone. Here the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. Other stone which was used as a hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained. यानी कि पत्थर से पत्थर को टकराना। जिस पत्थर से कोई टूल्स बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था, यानी कि पत्थर से पत्थर ठोक के बनाया जाता था। ऐसे मार मार के तब तक बनाया जाता था जब तक वो रिक्वायर्ड शेप, यानी कि जैसा वो बनाना चाहते थे वैसा बन ना जाए। तो दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग,
Here the core was placed on a firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flex that could be shaped into tools. यानी कि ये प्रेशर फ्लिकिंग है, यानी कि इसको नीचे रख के किसी कोर किसी सतह पे रख के फर्म सरफेस स्थिर जगह पे रख के इसको वही पत्थर को मारा जाता था दूसरे पत्थर से जब तक कि वो शेप ना बन जाए जो वो चाहते थे। तो यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल है हाउ स्टोन टूल्स वेयर। वन ऑफ द टू टेक्निक इज शोन इन द इलस्ट्रेशन। टैप ट्राई एंड आइडेंटिफाई इट। यानी कि ये दोनों में से कोई एक टेक्निक यहाँ दिखाया गया है। आप लोग इसको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी कि आग की खोज। सो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2 page 14. Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to cook meat, and to scare away animals. What do we use fire for today? यानी कि कुरनूल कुरनूल की गुफाओं को मैप 2 में आइए देखेंगे हम लोग, जहाँ पे राख का वो सबूत मिला है। यानी कि राख मतलब जो आग से जल के जो बच जाता है उसको ऐश बोलते हैं, यानी कि राख बोलते हैं। सो यह इससे ये पता चलता है कि उन लोगों को पता था, फायर के बारे में पता था उन लोगों को। फायर बहुत सारा आग बहुत सारा चीज़ के लिए यूज़ किया होगा, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे यूज़ किया गया होगा, या फिर मीट को पकाने के लिए यूज़ किया गया होगा, या फिर जानवरों को भगाने के लिए भी यूज़ किया गया हो सकता है। सो व्हाट डू यूज़ फायर फॉर टुडे? आज हम लोग फायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो आइए सबसे पहले तो हम लोग मैप 2 देखेंगे जो पेज 14 पे है, वहाँ पे कुरनूल की गुफाएं देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए कुरनूल की गुफाएं, ये रहा। यहीं पे सबसे पहले आग के अवशेष मिले थे। सो इस पे एमसीक्यू भी बन सकता है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव वाला देख रहा होगा तो इन लोगों को आप इन फैक्ट्स को आप लोग नोट कर सकते हो। सो आइए आगे बढ़ते हैं। और चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि बदलती जलवायु। सो लगभग अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of grasslands. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goats, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. So लगभग 12,000 साल पहले दुनिया का क्लाइमेट में बहुत बड़ी बदलाव आया, जैसे कि गर्मी बढ़ने लगा। सो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे घास वाला मैदान बनने लगा। सो घास वाला मैदान बनने लगा तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई ऐसा क्षेत्र था जिसमें हिरन, बारहसिंगा, डियर, एंटीलोप, गोट, सीप और कैटल, यानी कि भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो सिर्फ घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। सो जो लोग those who wanted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about hunting and rearing these animals themselves. Fishing also became important. So जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे अब इनके पीछे पीछे जाने लगे, यानी कि इनका फूड हैबिट्स देखने लगे, इनका ब्रीडिंग सीजन देखने लगे कि कब ये ब्रीड करते हैं, कब ये कैसा खाना खाते हैं, किस सीजन में खाते हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल, यानी कि इसी से ये पता चलता है कि हो सकता है कि प्रेजेंट के समय की जानकारी ये लोग हासिल करने लगे, उसके बाद ये जानवरों को पकड़ कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने का सोचने लगे हो कि अब इससे इस्तेमाल ये करेंगे, इसका दूध निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साथ ही इस पीरियड में फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सो दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew, and when they repented this may have led them to think about growing plants on their own. सो इसी दौरान हमारे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसा अनाज नेचुरली रूप से उगने लगे थे। सो इसी के बाद शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने ये सोचा होगा कि इन अनाजों को भोजन के लिए हम लोग ऑप्शन कर लेते हैं, यानी कि उसके बाद ये लोगों ने सोचा होगा कि इसको लगाते हैं और बढ़ाएंगे, फसलें बढ़ेंगी। सो इसके बाद यहाँ बीच में सब टॉपिक्स हैं नेम्स एंड डेट्स, यानी कि नाम और तिथियाँ। Archaeologists have been lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of fine or stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. यानी कि नेम्स एंड डेट्स, नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे लोग आरंभिक टाइम को बोलते थे पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक, जो कि दो शब्दों से, जो ग्रीक शब्दों से बना है, पेलियो और ओल्ड। पेलियो मतलब ओल्ड और ये लिथोस मतलब स्टोन। सो ये
ये नेम पॉइंट आउट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, यानी कि ये पत्थर का औजार का महत्व बताता है। उसके बाद दिस उसके बाद है ये जो पैलेलिथिक एज है, ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस पीरियड को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर मिडिल और अपर पैलेलिथिक। ये दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स, यानी कि ये जो लंबा सा समय है, स्ट्रेच ऑफ टाइम है, ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर कर लेता है। सो आइए हम लोग देखते हैं आगे। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, यानी कि मिडल स्टोन। Stone tools found during this period are generally teeny and are called microliths. Microliths were probably stuck on to handle of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. So जिस काल में, यानी कि जिस पीरियड में हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो शुरू होता है लगभग 12,000 साल पहले, वो चलता है 10,000 साल तक, यानी कि 2,000 साल तक वो चलता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस पीरियड में, यानी कि टूल्स बहुत आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। माइक्रोलिथ्स यानी कि माइक्रोलिथ्स को हिंदी में लघु पाषाण कहते हैं। तो साथ साथ पूरा पाषाण युग वाला औजार भी इन दोनों बनाए जाते हैं, यानी कि पहले जो बनता था वो भी इस पीरियड में कंटिन्यू किया गया होगा। So look at this illustration on page 13. Do you notice any difference in the tools belonging to these periods? आइए हम लोग देखते हैं पेज 13 पे, और यहाँ नोटिस करने कह रहा है डिफरेंस की, और ये अलग अलग पीरियड के हैं, तो क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ है या डिफरेंस है। आइए, खैर इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले ही दे दिया था, ये छोटा होता जा रहा है समय के साथ साथ टूल्स। हाँ, सो जो पहले देखे होंगे इस वीडियो को उनको तो पता ही होगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट स्टेज है उसका शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। इसको न्यूलिथिक यानी कि नव पाषाण युग कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग इस बारे में पढ़ोगे, न्यूलिथिक एज के बारे में। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स, यानी कि आपको क्या लगता है कि न्यूलिथिक यानी कि नव पाषाण का मतलब क्या होता होगा। वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they call them. यानी कि यहाँ पे कुछ जगहों का नाम मेंशन्ड है, सो आप लोग इसके बारे में बाद आगे के चैप्टर में भी पढ़ोगे। सो वेरी ऑफन यानी कि अक्सर हम प्रेजेंट डे का नाम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था मध्य प्रदेश, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। सो जो आजकल इसको मध्य प्रदेश बोला जाता है, पर पहले क्या बोला जाता होगा। सो पहले का नाम हम लोगों को ऑब्वियसली पता नहीं है, सो हम लोग अभी के नाम से ही वो बताते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, यानी कि रॉक पेंटिंग्स यानी कि शैल चित्रकला, और इनसे हमें क्या पता चलता है। ये देखिए, ये एक रॉक पेंटिंग है, जो एक पता नहीं अजीब सा इंसान है जो किसी शायद हिरन को दौड़ा रहा है, शायद पकड़ रहा होगा खाने के लिए या पता नहीं क्यों। ये रॉक सेटलर पे ये पेंटिंग बना हुआ था। डिस्क्राइब द पेंटिंग, जैसा कि मैंने आप कर ही दिया। रॉक पेंटिंग है व्हाट दे टेल अस, यानी कि रॉक पेंटिंग्स क्या बताते हैं हमें। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. यानी कि जिन केव्स में लोग रहते थे, केव्स यानी कि गुफाएं, उनमें से कुछ की दीवारों पर ये फोटोज़ मिले हैं, पेंटिंग्स मिली है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश से कुछ उदाहरण इसके मिले। दिस पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी। ये देखिए, यानी कि हाँ, इनमें जंगली जानवरों को बहुत एक्यूरेसी से बनाया गया है, लग रहा है वो एकदम लिविंग है, यानी कि सजीव है। तो हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, gathered plant produce, made stone tools and painted on cave walls. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts? At present, we do not really know. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together. It is also possible that some tasks were done only by women and others only by men. And again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. So, हमने अभी तक पढ़ा कि पहले के लोग शिकार करते थे, प्लांट प्रोड्यूस इकट्ठा करके खाते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, और केव के दीवारों पे, गुफा के दीवारों पे पेंटिंग किया करते थे। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड और मेन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वुमेन पेंटेड और मेन गैदर फ्रूट्स एंड नट्स, यानी क्या कोई तरीका है यह पता लगाने का कि क्या
विमेन हंट करती थी, या फिर मेन स्टोन के टूल्स बनाते थे, या फिर विमेन पेंट करती थी, या मेन इकट्ठा करते थे फ्रूट्स ओनर्स? आइए देखते हैं इसका ये क्वेश्चन मार्क। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, यानी कि अभी प्रेजेंट में हमें इसका कोई जवाब नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री एजम्पशन पे बना है। हिस्ट्री में कोई भी कितना भी बड़ा हिस्टोरियन हो, कोई भी बात पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता कि उस समय यही हुआ होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रूफ्स पे बनाया गया एजम्पशन है। रियलिटी में भी डिफर्स, रियलिटी अलग हो सकता है। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बताया गया है। या तो हो सकता है कि मेन और वुमेन बहुत सारी चीज़ साथ में ही करते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ जो सिर्फ विमेन करती थी और दूसरा चीज़ सिर्फ मेन करते थे। या फिर हो सकता है कि अलग अलग, इतना बड़ा है हमारा सब कॉन्टिनेंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिस होता होगा, यहाँ कोई विमेन करता होगा, यहाँ विमेन करते होंगे, या अलग अलग भी हो सकता है। तो आइए देखिए, यहाँ एक सब टॉपिक है ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, यानी कि भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पेलोलिथिक पीरियड में शुतुरमुर्ग होते थे, बताइए। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वेयर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र. Designs were engraved on some pieces, while beads were also made out of them. What do you think the beads could have been used for? Where do you find ostriches today? यानी कि महाराष्ट्र का जो पटने जगह है, जो अभी महाराष्ट्र में है, वहाँ पे शुतुरमुर्ग के अंडों का वो प्रूफ मिला, बताए। प्रूफ मिला, इनमें से कुछ छिलकों पर ऐसा पेंटिंग भी मिला था। इन अंडों से बीड्स भी बनाए जाते थे, बीड्स यानी कि मनके भी बनाए जाते थे। सो व्हाट डू यू थिंक द बीड्स कुड हैव बीन यूज फॉर, यानी कि ये इन बीड्स का क्या यूज़ हो सकता होगा उस समय? हो सकता है वो लोग सजावट के लिए या फिर किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते होंगे। सो वेयर डू यू फाइंड ऑस्ट्रिचेज टुडे? ऑस्ट्रिचेज भी आजकल जनरली ऑस्ट्रिचेज अफ्रीका में है, क्योंकि वो गर्म प्रदेश है। सो अ क्लोजर लुक, हुंसगी, हुंसगी का क्लोजर लुक यानी कि सूक्ष्म निरीक्षण। Again, find Hunsgi on map 2, page 14. A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. These were probably habitation cum factory sites. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that the tools were made. Some of the sites were close to springs. Most tools were made from limestone, which was locally available. यानी कि आइए मैप 2 पे हम लोग हुंसगी को ढूंढें फिर से। ये देखिए हुंसगी, ये कृष्णा रिवर के किनारे। ये प्रेजेंट डे महाराष्ट्र साइड हो सकता है, महाराष्ट्र नहीं होगा, नीचे है, हल्का सा नीचे। सो अगर हम लोग हुंसगी को देखें तो ऐसा बहुत सारा पेलोलिथिक साइट्स था, यानी कि पेलोलिथिक साइट्स जो वहाँ मिला था। सो एट्स कुछ जगहों पर बहुत बहुत लार्ज नंबर में टूल्स मिला, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा, जो यहाँ पे मिला था। ये दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लोग रहते भी होंगे और ये औजार भी बनाते थे, फैक्ट्रीज, यानी कि यहाँ दोनों काम होता था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था। इन सम ऑफ द अदर smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. Some of the sites were close to springs. More tools were made from limestone, which was locally available. यानी कि यह भी हो सकता है। इन कुछ स्मॉलर साइट्स पे ये भी एविडेंस है कि यहाँ पे टूल्स मिले थे। तो सम ऑफ द साइट्स वेर क्लोज टू स्प्रिंग्स, यानी कि कुछ झरनों के निकट भी थे। ज़्यादातर इनमें से जो टूल्स था वो लाइमस्टोन से बना हुआ था, यानी कि चूना पत्थर, जो लोकली अवेलेबल था। कैन यू थिंक ऑफ अ टर्म फॉर द सेकंड टाइप ऑफ साइट्स, यानी कि छोटे साइट्स के बारे में क्या आप कोई टर्म बता सकते हो अगर आपके दिमाग में हो तो? सो देखिए, ये अलग एक टॉपिक है, एल्सेवेयर, अन्यत्र। सो ये सबसे पहले बोल रहा है अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। दिस साइट्स वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो, यानी कि ये साइट 4 स्कूली बच्चों के द्वारा लगभग 100 साल पहले फाइंड किया गया था। सबसे पहले तो अगर आपके पास एटलस हो तो उसमें फ्रांस को खोजिए। सो ऐसा पेंटिंग्स लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले बनाया गया होगा। सो इनमें से कई जानवर का फोटो है, जैसे इनमें जंगली घोड़ा है, गाय है, भैंस है, गेंडा है, रेंडियर, बारहसिंगा है, सुअर है। सुअर को यहाँ पे पेंट ब्राइट कलर्स में पेंट किया गया है। यहाँ तो सॉरी, ये ब्लैक एंड वाइट है, कुछ पता नहीं चल रहा। These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. यानी कि इन रंगों को ऐसा मिनरल से बनाया गया, या आयरन ओर, या फिर ओचर से बनाया गया, फिर चारकोल से बनाया खनिज, जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था पहले। यह भी संभव है कि इन सब का किसी ओकेजन के लिए बनाया जाता था, या शिकारी द्वारा शिकार पर निकलने से पहले भी किसी सेरेमोनियल ओकेजन के लिए फिर बनाया गया हो। कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ पुख्ता तौर पे तो कहा नहीं जा सकता। ये देखिए, ये किसी बुल का पेंटिंग लग रहा है।
सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इमेजिन यू लिव इन अ रॉक शेल्टर लाइक द वन सोन पे 15 अबाउट 1200 years ago. Your uncle is painting one of the inner wall of the cave and you want to help him. Will you mix the colors, draw the lines, fill in the colors, which what are the stories he might tell you? तो कह रहे हैं कि आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आज से 12,000 साल पहले आप किसी पत्थर के गुफा में रहते थे। आपके जो कजिन है वो एक अंदर की दीवार पर फोटो बना रहे हैं, किसी कोई पेंटिंग बना रहे हैं, आप उनका मदद करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसा रंग बनाएंगे या किसी रेखा खींचेंगे या फिर उनमें रंग भरेंगे, क्या करेंगे? आपके अंकल आपको कौन कौन सी स्टोरी सुनाएंगे? सो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। हंटर गैदरर यानी कि जो अपना हंटिंग करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। गैदरर यानी कि कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर किसी जानवर को इकट्ठा करके अपना भोजन जीवन यापन करते हैं। साइट यानी कि जहाँ पे एविडेंस मिला वो साइट हो गया। हैबिटेशन यानी कि उद्योग स्थल, हैबिटेशन मतलब जहाँ लोग रहते थे वो हैबिटेशन हो गया। फैक्ट्री यानी कि जहाँ पे वो वही सामान वामान बनता था वो हो गया फैक्ट्री। और ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और मैक्रोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल हो गया, मेसोलिथिक मध्य पाषाण, मैक्रोलिथिक का मतलब तो लघु पाषाण है। सो अगर आप लोगों को ये चैप्टर कोई वैल्यू ऐड किया हो तो इस लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी और क्वेरी हो तो आप लोग